हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कृषि विकास के मुद्दे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि कृषि विकास में मुद्दे कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। कृषि विकास के मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। कहते हैं राष्ट्र में कृषि का योगदान जो है 26% है, यानी कृषि में अगर योगदान देखे राष्ट्रीय आय में तो 26% है। परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश की 65-70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 65 से 70% कम नहीं होता है जो कि आजीविका के लिए निर्भर होते हैं। भारत में प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है अपेक्षाकृत कम है, और कुछ फसलों की पैदावार तो अन्य देशों की तुलना में 1.4 से लेकर 1.5 भाग तक है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसके स्पष्ट कारण यह है कि परंपरागत तथा प्राचीन कृषि पद्धति खेतों को छोटा आकार और छोटी तथा वितरण में बिखराव के साथ जो है कम लागत में कृषि कार्य का संपादन और कृषि में फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक निवेश की वस्तु कम मात्रा में मिलना, कृषकों का कमजोर स्वास्थ्य तथा उनसे शिक्षा की कमी कृषि उत्पादन का उद्योग को के साथ कम जोड़ तालमेल बैठाया गया है। और देखा जाए तो कृषि कार्य के संपादन में साधन और सुविधाओं की कमजोरी जो है स्थिति होती है, और सीमित जो है कृषि योग्य जमीन के साथ साथ लगातार जो है बढ़ती जनसंख्या के दबाव में फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना भी एकमात्र विकल्प रह जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी कृषि क्षेत्र एकमात्र संपूर्ण संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है, जिसके विकास से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है व्यापक रूप से मौजूद गरीबी एवं भुखमरी की समस्या का निदान निहित है। भारत में कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख मुद्दे जो यहाँ पर दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा तो यही सामने आता है कि फार्म लागत का प्रयोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसके अंतर्गत कृषि उपज में वृद्धि हेतु उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक उत्पादकता वाले बीज और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से कृषि भूमि में फसलों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। खासकर हरित क्रांति के अभियान में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रों में जो है साधन सुविधाओं की तत्कालिक आपूर्ति से कृषि उत्पादन प्रशंसनीय रहा है। और इस राज्यों के अतिरिक्त जो है राष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी आजकल आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु रासायनिक उर्वरक के उपयोग की मात्रा राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। सिंचाई साधन में वृद्धि होने के बावजूद देश में केवल 50% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई करने की क्षमता हो सकी है। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी जो है इतने वृद्धि होने के पश्चात भी, इतने उन्नति होने के पश्चात भी कृषि के जो है सिर्फ 50% ही जो है कृषि सिंचाई योग्य बन सकी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि देश में सर्वथा समान तथा प्रभावी रूप से खेतों में इन सुविधाओं का मुहैया कराया जाए ताकि प्रादेशिक असमानताओं को कम किया जा सके। रासायनिक खाद के उपयोग में असंतुलन भी एक कारण बन सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा जो खाद के द्वारा पौधों को उनकी जो आवश्यकता अनुसार मिलनी चाहिए, जिससे न केवल पौधों में जो प्रत्याशी वृद्धि होगी बल्कि मिट्टी की उर्वरकता में भी सुधार होगा। इसकी यह जो है मात्रा भारत के अधिकांश कृषक उपयोग में नहीं ला पाते हैं, और जिसके कारण समस्या बढ़ रही है। देखा यह जा रहा है कि नाइट्रोजन खाद की अधिक मात्रा का उपयोग भारतीय कृषक करते हैं, जिससे न केवल फसल उत्पादन में दुष्प्रभाव आया है बल्कि खेतों की मिट्टी की उर्वरकता भी नष्ट होती चली जा रही है। तो कहते हैं किसानों ने अपने पैर पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मार लिया है नाइट्रोजन के यूज़ करके, और ये बहुत बड़ी आने वाला समय में जो है असंतुलन का कारण बन सकती है। देखा जाए तो छोटे आकार की भूमि जोत ये भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है भारत में जो है कृषि पद्धति के लिए। और भूमि जोत इन्हीं कारणों से होता है कि छोटा होने के कारण सबसे बड़ा बनता है कि परिवार का जो है विस्तृत होना। कहते परिवार में जितने बच्चे होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है भूमि का जोत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या बनता है। और इसकी वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम आई है कृषि पद्धति के अंतर्गत। कहते हैं छोटे आकार की भूमि के अंदर देखा जाए तो देश में करीब जो है 89% जोत वाले भूमि का आकार 2 हेक्टेयर से कम है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 89% जोत वाले भूमि का आकार जो है 2 हेक्टेयर से भी कम है।
ये बहुत बड़ी जो है संकट के ऊपर जो है इशारा कर रहा है। और कृषि उपज का 70% भाग इन्हीं छोटे एवं बिखरे जोतों से आते हैं। अब देखिए 70% भाग जो है इन्हीं छोटे छोटे बिखरे हुए जोतों से प्राप्त होती है। जब तक इन छोटे जोते जिनके उपयोग जीवन निर्वाह के लिए होता था को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करने का उन्नत नहीं किया जाएगा, भारत में कृषि का सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक छोटा जोत नहीं बंद होगा, जो आकार खेतों के नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकता है। संभावित प्रयासों में जोत का अधिक से अधिक समय सही तरीकों एवं सुविधाओं का उपलब्ध कराते हुए आधार या सामान्य शर्त एवं ब्याज दर पर कर्ज द्वारा पूंजी निवेश की सुविधाएं दिलाए जाए तो इन छोटी जोतों की जो उत्पादन क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ में सकल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये बहुत बड़ी दुष्कर्म कार्य है जो कि जरूरी है। और जब तक ये छोटे जोत के आकार नहीं बढ़ेंगे, संभवतः है कि आने वाला समय में जो है बहुत कृषि को नुकसान उठाने वाला है। उसके पश्चात आता है फार्म यांत्रिक। देखिए फार्म यांत्रिक क्या है? कृषि के आधुनिकीकरण के लिए जो है विकसित कृषि यंत्रों, लोहे के हल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, फसल काटने के यंत्र, हार्वेस्टर तथा खेतों में कतारों में गहराई करने वाले यंत्र, पानी की सिंचाई करने के पंप, नलकूप, दवा छिड़काव के उपकरण का प्रयोग जरूरी है। और इन मशीनी उपकरणों का प्रसार एवं उपयोग दोनों न केवल आवश्यक बल्कि ये बहुत बड़ी चुनौती भी उत्पन्न करता है। उत्पादकता बढ़ने के लिए कृषि उपकरण में कृषकों को विकास खंड और सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। खेतों में चकबंदी। देखिए खेतों में चकबंदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। छोटे तथा बिखरे हुए खेतों के कारण खेतों में उपयोगी मशीन द्वारा संचालित उपकरण को तथा खेती के आधुनिक प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन करने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पता है जितना छोटा ज़मीन होगा उतने छोटे ज़मीन पे जो है थ्रेशर का उपयोग करना या बड़े बड़े ट्रैक्टरों का यूज़ करना संभव नहीं रह जाता है, जिसके लिए कृषि उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। छोटे तथा बिखरे खेतों की चकबंदी करने से समस्या में कुछ हद तक कमी की जा सकती है। वैसे चकबंदी करना अपने आप में जो एक दुष्कर्म कार्य होता है और पहाड़ी राज्यों में अलावा जो है बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में भी अभी भी इसे कार्यान्वित करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि खेतों की चकबंदी भी बहुत ज़रूरी बात आ जाती है यहाँ पर। उसके पश्चात आता है कृषि में विविधता लाना। देखिए ये भी ज़रूरी है कि कृषि में विविधता कैसे लाया जा सके। कृषि में विविधता से आशय है कृषि पर लगाए जाने वाले संसाधनों के निवेश में अधिकता लाना, अर्थात फसलों के स्थान पर डेयरी कृषि और संसाधनों का निवेश करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ऐसा विविधता लाने से न केवल आमदनी में वृद्धि होती है बल्कि रोजगार के अवसर उत्पन्न भी होते हैं तथा गरीबी उन्मूलन, उत्पादन में वृद्धि, खाद्य की सुरक्षा के साथ साथ निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। यद्यपि पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि में विविधता लाने से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, तथापि देश के बहुत सारे क्षेत्रों में इन दिशा में अभी भी बहुत कुछ ध्यान देना बाकी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि विविधता लाने से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। उसके पश्चात आता है कृषि और उद्योग के तालमेल। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि और उद्योग के कैसे तालमेल बैठाया जाए। कृषि और उद्योग के बीच जो है तालमेल कृषि के अच्छे विकास के लिए होना आवश्यक है। इसे कृषि में जो है पूंजी निवेश तो बढ़ेगा ही साथ जो है कृषि उत्पादकता में भी काफ़ी वृद्धि होगी। इससे औद्योगिकरण भी बढ़ेगा क्योंकि कृषि उत्पादन कच्चे माल का काम करेगा और औद्योगिकरण से अधिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। यद्यपि कृषि और उद्योग के बीच तालमेल काफ़ी अच्छे बने कि फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि एवं कृषि उत्पाद आधारित औद्योगिक इकाइयों को हर संभव सहायता पहुंचाना भी जरूरी है। अब हमारे समक्ष जो आया है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, तो इसको आसानी और सुचारू रूप से करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हरित क्रांति अगर जनरली देखें तो देखा जाए तो इसका यही मतलब होता है कृषि उत्पादन में वृद्धि, लेकिन देखा जाए इसके बारे में विस्तार पर जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। हरित क्रांति की बात करें तो कहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के 8 साल यानी 1961 से 69 तक यानी जो है 69 तक भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। और इस अवधि में कृषि उत्पादन की नई रणनीतियों को जो है 1960 से 61 में एक प्रौद्योगिक
एवं पथ प्रदर्शन योजना के आधार पर पंजाब को कुछ जिलों में क्रियान्वित किया गया और इस योजना के बाद में देश के अन्य जिलों में भी लागू किया गया। इस रणनीति के अंतर्गत जो है अधिक उत्पादन वाले उन्नत प्रकार के बीजों का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ साथ पर्याप्त एवं सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था करना काफ़ी जरूरी था। उसके पश्चात देखा जाए तो हरित क्रांति के अंतर्गत इसके बाद अनिवार्य रूप से जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग, इन सभी को जो है शामिल करने से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और कृषि उपज एक उत्पादन और दोनों के लिए जो है सरल एवं सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी जरूरी हो जाता है। कहते हैं और इसके द्वारा जो है ऋण भी सरकार के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। विपणन की सुविधाएं तथा कृषि उपज भंडारण सुविधाएं, खेत खलिहान में फसलों की सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और अंत में कृषि उत्पादनों के लिए जो है सहायता मूल्य सुनिश्चित करना शामिल होता है और इन सभी पहलुओं पर जो है समग्र एवं एकीकृत जो है ध्यान देकर जो प्रयास करने में भारत में कृषि हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है अनाज उत्पादन में उछाल तो आया ही है, साथ में देश में खाद्य पदार्थों की आत्मनिर्भर भी हो गया है। तो कहते हैं हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण था जो भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। भारतीय किसानों को कृषि उत्पादन में इस प्रकार से प्राप्त उपलब्धियों को श्रृंखला को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है और हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम जो है 1968 में डॉक्टर विलियम्स गेट ने जो यूएसए के प्रयोग किया था, उसने जो है इसका नाम हरित क्रांति का नाम दिया था। हरित क्रांति एक सफल अभियान के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिद्ध हुआ क्योंकि इन राज्यों में शासकीय आर्थिक सहायता द्वारा कम दरों में उन्नत बीज और पर्याप्त रासायनिक खाद जो है सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक कृषि उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराए गए थे। परंतु देश के अधिकांश भागों में किसानों की बहुत बड़ी संख्या हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो सकी क्योंकि ये कुछ ही क्षेत्रों में जो है लागू हुआ और कुछ ही क्षेत्र में ये लाभान्वित हुए। परिणाम स्वरूप हमेशा से बढ़ती आ रही कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास की असमानताएं बढ़ गई। हरित क्रांति के जो है दरमियान जो है कृषकों द्वारा अधिक कृषि उत्पादन के लालच में जरूरत से ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, खेतों में फसलों को अधिक और अनियंत्रित सिंचाई आदि अव्यवहारिक कारणों के खेत की जो है मिट्टियों में विकृति आ गई। हरित क्रांति की सफलता वाले देशों में जो है पर्यावरणीय विघटन को भी बढ़ावा मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि इसके कारण जो है सफलता वाले क्षेत्रों में पर्यावरण विघटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों की जो है घुलनशील मात्रा का पानी के विभिन्न सतही क्षेत्रों में तथा भूमि जल में सांद्रता बढ़ गई और स्थानीय जल जीवन पर जो है स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव भी बढ़ गई। जिन धान के खेतों में पहले मछली मिला करती थी, अब कीटनाशक दवाइयों के अभाव से अब वो पूरी तरह समाप्त हो गई। तो देखिए कहते हैं ये भी बहुत दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति तो देश में आया लेकिन कहते हैं इसके कारण बहुत ही जो है कृषि पर जो है बुरा प्रभाव देखने को मिला। कहते हैं पुराने समय में अगर देखा जाए तो सब चीज़ों का जो था एक अलग ही स्वाद होता था, लेकिन आज के समय में अगर अब जो भी चीज़ खा लीजिए उसमें कोई स्वाद नहीं रह गया। रीजन ये है कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि तो हुई लेकिन इसका कारण जो है उनके टेस्टों में काफ़ी पड़ा और कहते हैं इतने केमिकल का उपयोग करने से जो है जो वास्तविक होना चाहिए वो चीज़ खत्म हो गई। हरित क्रांति का अर्थ कृषि और प्रभावित तकनीक जैसे कि अधिक उत्पादन बीजों का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सुनिश्चित एवं पर्याप्त सिंचाई द्वारा तीव्रता से प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना सभी सम्मिलित थे। लेकिन कहते हैं जहां हरित क्रांति की बहुत लाभ हुआ वहां पर बहुत कुछ जो है हानि भी देखने को मिला। उसके पश्चात है सृजनात्मक विकास। देखिए रचनात्मक विकास क्या होती है। कहते हैं शासन के सृजनात्मक विकास से कई प्रयास किए गए हैं जिनके अंतर्गत विद्युतीकरण, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और पक्की सड़कों का निर्माण कराना आदि शामिल है ताकि ग्रामों को जो है विपणन केंद्रों से जोड़ा जा सके। फसलों की बीमा योजना को भी इसमें सम्मिलित किया गया है जो कि बहुत जरूरी है। रेडियो एवं दूरदर्शन द्वारा किसानों के जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित भी किए जाते हैं, यानी रेडियो और दूरदर्शन जो है इसमें बहुत काफ़ी जो है सराहनीय काम कर रहा है और जो किसान है उनको जागरूक करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई पत्रिका एवं प्रकाशन भी किए जाते हैं ताकि किसानों को कृषि के क्षेत्र में न्यूनतम जो है प्रतिविधियों को जो है अवगत कराया जा सके। आजकल यह सुविधा भी किसानों के लिए उपलब्ध है जहां किसान अपनी समस्या एवं समाधान का आदान प्रदान दूरभाष द्वारा
कर सकता है। इस सुविधा का अधिक से अधिक जो है प्रयास हो रहे हैं ताकि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी ये उपलब्ध हो। तो देखा जाए तो आज दूरदर्शन और रेडियो का जो है सराहनीय कार्य है और ये हर एक क्षेत्र में जो है किसानों के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध भी हुए हैं। उसके पश्चात है कृषि ऋण। देखिए कृषि के लिए ऋण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं व्यापारिक बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋण सहायता के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए दिए जाते हैं। कृषि सहायता एवं सेवाओं के एवज में ऋण बढ़ाने में व्यापारिक बैंकों की जो है सहभागिता 50% और सहकारी बैंकों को जो है 43% तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 7% है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो है 1998 से 1999 में यानी 1998 से 99 में लागू किया गया था और जिसका मदद से जो है कार्ड धारक कृषकों को जो है व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण सहायता आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो सरकार द्वारा कृषि ऋण देना भी बहुत सुनिश्चित किया गया है जिससे जो है उत्पादन में वृद्धि हो सके। उसके पश्चात है वैश्वीकरण तथा भारतीय कृषि। देखिए वैश्वीकरण में भारतीय कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं वैश्वीकरण साधारण अर्थों में एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक देश की अर्थव्यवस्था तथा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़कर संगठित हो जाना दर्शाती है। भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण का आशय देश के अर्थव्यवस्था में ऐसी व्यवस्था को खोलना जिससे विदेशी पूंजी निवेश जो है प्रत्यक्ष रूप से देश के विभिन्न आर्थिक क्रियाशीलता के क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। अंततः बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में प्रवेश लेने की जो भी अड़चनें हैं उन्हें हटाते हुए भारतीय कंपनियों के विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित करने की अनुमति देना चाहिए ताकि दोनों के सहयोग एवं सहजता व्यापार संबंधी जो है अनुबंध से विदेश में व्यापारिक इकाई जो अधिसूचित किया जा सके। तो वैश्वीकरण बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रख सकता है। इस प्रक्रिया में जो है आयातित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क के स्तर में कमी आएगी तथा भारतीय बाजार को पूरे विश्व के लिए खुला किया जा सकेगा। तो वैश्वीकरण की जो पद्धति है सभी देशों के लिए लाभकारी है और सरकार को करना चाहिए जिससे कि जो है पूरी तरह से व्यापार जो है पूरे मिल जाए और खुले व्यापार किया जा सके। देखा जाए तो वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण का भारतीय कृषि भी जो है छूता नहीं रह सका। वैश्वीकरण के कारण भारतीय कृषि पर जो है काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। विद्वानों के बीच इस प्रभाव को लेकर वैचारिक मतभेद है और उनका कहना है कि विकसित देशों में कृषि पर दी जाने वाले आर्थिक सहायता की राशि में कमी कर देने से कृषि उत्पादित वस्तुओं को विश्व स्तर पर जो है कीमतों में उछाल आ जाएगा और इसके फलस्वरूप जो है आयात निर्यात व्यापार में मौजूदा रुकावटें के दूर हो जाने से भारत में कृषि उत्पादित वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं को बढ़ने से भारत को फायदा पहुंच सकता है। भारत में कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की संभावना कम है क्योंकि अभी भी बड़े कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कृषि विकास पर भी जाने वाली आर्थिक सहायता को विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुबंधित शर्तों से मुक्त रखा गया है। तो वैश्वीकरण भारतीय कृषि में काफ़ी प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत में कम दरों पर जो है काम करने वाले मजदूर भी बहुलता से मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो काम करने वाले मजदूर मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी कम दरों पे। भारतीय कृषक इतने कुशल हैं कि कृषि उत्पादित वस्तुएं काफ़ी कम लागत में उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए विश्व स्तर पर इन उत्पादनों के जो है विपणन की बहुत बड़ी संभावना बन सकती है। साथ ही साथ यह भी विचार व्यक्त किया जाता है कि व्यापारिक लेन देन से कृषि विकास का जो है सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भी इन आधारकृत दावों पर निम्नलिखित तर्कों में जो है प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि वर्ष दर वर्ष विश्व स्तर पर जो है वैश्विक बाजारों में कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कहते हैं कीमतों में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक बात होता है। इसलिए वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों को इस अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात है। अगले पॉइंट और भी ज़रूरी है। कहते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ देखें तो व्यापार के उदारीकरण का जो है प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सतह पर और घरेलू सतह पर कृषि उत्पादनों के मूल्य पर पड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे देशों में किस प्रकार की नीति का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए यदि विकसित देश अपने देशों में जो है कृषि उत्पादनों की सहायता राशि को कम करने के इच्छुक न हो, क्योंकि इससे वे इन कृषि उत्पादनों को सस्ता बनाए रखेंगे और इससे उनके कृषक अधिक लाभान्वित भी हो सकेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है।
उसके पश्चात देखें तो कहते हैं विश्व व्यापार में उदारीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कृषि आधारित व्यापार में संलग्न है वे भारत में जो है उन्मुक्त व्यापार कर सकती है। तो देखिए विश्व में उदारीकरण का अर्थ यही होता है खुला व्यापार, यानी उदारीकरण का मतलब है कि जो विश्व तरफ जो व्यापार होती है उसमें खुलापन देना, यानी बहुत चीज़ों से छूट देना। और इससे ये होगा कि भारत में उन्मुक्त व्यापार कर सकती है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी की आर्थिक जो है पृष्ठभूमि इतनी मजबूत होती है कि वह सकल बीजों की कई किस्म तथा विशिष्ट कृषि रासायनिक द्रव्य तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें विकसित एवं उन्नत जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धता जो है प्रभावित का उपयोग करना पड़ता है। कहते संकर बीजों से जो बीज उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि उनके आनुवंशिक में ऐसे परिवर्तन किए रहते हैं कि एक बार बोने के बाद उसे पुनः बीज बोने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि जो बीज आज हम HYV जो यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन बीजों का एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है और उनके द्वारा फसल में जो बीज प्राप्त होगी उन बीजों का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक तरह से जो है आनुवंशिक बीज होते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि भारतीय कृषक प्रतिवर्ष जो है फसल के लिए बीज बहुराष्ट्रीय कंपनी से ही खरीदे। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया बहुराष्ट्रीय कंपनी को कि एक व्यापार खुल गया है कि बीजों को ऐसे किस्म बनाते हैं कि उसका जो है दोबारा उपयोग ना किया जा सके और इससे जो है बार बार वो जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बीज खरीदेंगे। इन बहुराष्ट्रीय कंपनी के वैश्विक संपदा के कारण काफ़ी इनमें जो है उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलता है। उसके पश्चात देखें तो कहते हैं समाज के विभिन्न वर्गों में तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में कृषि प्राणी एवं कहते हैं व्यापार वैश्वीकरण के प्रभाव से आमदनी के वितरण में बहुत असमानता आ जाएगी। जो भौगोलिक क्षेत्र पहले से ही संपदा संपन्न थे वो जो है क्षेत्र तथा समाज का वह वर्ग जो धनी है ये दोनों और अधिकार समृद्ध हो जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों में तथा विभिन्न जो है भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि प्रणाली एवं व्यापार वैश्वीकरण के प्रभाव से आमदनी के वितरण बहुत असामान्य आ जाएगी। उसके पश्चात आता है वैदिक संपदा अधिकार। देखिए वैदिक संपदा अधिकार क्या है? कहते हैं विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सम्मिलित सदस्य देशों के बीच जो है वैदिक संपदा अधिकार को लेकर जिन विशिष्ट शर्तों के साथ अनुबंध किए गए थे वे संगठन के महत्वपूर्ण अंश है और इस अनुबंध के अंतर्गत निम्नलिखित विषय जो है विचारणीय थे। कहते हैं प्रति अधिकार व्यापारी मार्ग एवं जो नाम भौगोलिक संकेत के साथ ही उद्भव स्थल का नाम है, औद्योगिक इकाई का नाम, नए बीजों के पौधों के उत्पादन का जो पेटेंट अधिकार इत्यादि है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर देखें इसके संबंध में तो कहते हैं इन अनुबंधों के अनुसार सारे जो है सदस्य देशों को जो है उपयुक्त विचारणीय विषय पर जो है अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके लिए कुछ जरूरी बात ये रहता है कि सुरक्षा का न्यूनतम दर्जा प्रदान करना, वैश्विक संपदा अधिकार की सूचना देने की पूरी मदद तथा घरेलू उत्पादकों की सूचना जो है प्रदान करना, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करना। तो ये सारी चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बन जाती है। देखा जाए तो देश के स्थानीय कृषकों के विभिन्न पेड़ पौधों को आधारभूत उपयोगिता, परंपरागत ज्ञान का उपयोग ये बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने जो है व्यावसायिक लाभ के लिए जो है वैदिक संपदा अधिकार के अंदर इन पौधों या पेड़ों के उत्पादन सहित पेटेंट करा लेते हैं। और एक सबसे सुंदर उदाहरण भारत के नीम और हल्दी के पेटेंट अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा प्राप्त किया जाना। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया है कि यह भारत का सामान होने के कारण जो है दूसरे देश जो है अपने नाम के पेटेंट कर लेते हैं। और देखिए जहां नीम जो कि भारत में मिलता है और हल्दी जो है भारत के प्रमुख फसल है, अब देखिए इसको पेटेंट किसने कर लिया? अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने कर लिया। तो यही बात है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इंडियन के लोगों, लेकिन विश्व के जो लोग हैं, जो विकसित देश के लोग हैं, वो इनके कदर समझते हैं और इसको जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इतना पेटेंट कर लेना ये बहुत बड़ी बात आती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रहता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये पैटर्न अच्छे समझ में आया, टॉपिक समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हैं तो आप हेल्प भी कर सकते हो और इसके लिए जो है दूसरे बच्चे तक शेयर करने की आवश्यकता है। और शेयर करने के लिए आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सकेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब करके रखिएगा तो शायद नोटिफिकेशन भी ना मिले। और बात दूसरी ये भी रहती है कि अगर कोई टॉपिक अगर सर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक जो है तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। और
ये बहुत बड़ी समस्या बच्चों के समक्ष आता है। इसलिए बच्चों को हमेशा मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको यूट्यूब के जो है होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर सारे वीडियो आपके उपलब्ध हैं। साथ में आपको पता है प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन है जहाँ पर जो है क्लास के अंतर्गत और सब्जेक्ट के अंतर्गत और टॉपिक के अंतर्गत सारे वीडियो हैं। साथ में अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से जो है वीडियो को और भी सुधारा जा सकता है।